मॉर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को बहुत आसानी से समझ लिया था और वहाँ पर हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला था कि कोई भी दो विहित संयुग्मी चर राशियाँ, ए पेयर ऑफ कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल, तो उनको आप किस तरह से लिख रहे थे, उनकी अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट था वो h×2 या h/4π से बड़ा या उसके बराबर था। ठीक है ना। सिंपली अगर स्थिति और संवेग की बात की जाए तो हमने क्या लिखा था, डेल्टा पी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। ये h×2 भी लिख सकते हो या इसको आप h/4π भी लिख सकते हो, क्योंकि h क्रॉस क्या होता है, h/2π होता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग करते हैं, यानी कुछ इवेंट्स हैं जिनको आप इस सिद्धांत का यानी इस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए या इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हुए आप उनको समझाने का प्रयास करोगे। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनअस्तित्व या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। ये तो आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में नहीं होता है। नाभिक में कौन कौन होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आपको ये दर्शाना है कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के आधार पर आप किस तरह से दर्शाओगे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में पूछे जाने की। ठीक है ना। कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं जिनमें फिजिक्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है ना। हम कभी कभी जब इस लेक्चर सीरीज में कभी एक दिन ऐसा आएगा तब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे कंपटीशन एग्जाम जिसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए उसको भी हम डिस्कस करेंगे, तब आपको और मजा आएगा। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा टॉपिक को फटाफट आगे बढ़ाते ताकि कुछ सिलेबस कवर हो जाए। तो इसको हम करते हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, तो अब हम इसको करेंगे कैसे। तो आप देखिए, हम एक काम करेंगे, हम ये मानते हुए चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है। ठीक है। और फिर हम जब उसको आगे डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं करेंगे। जब वो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो क्या वेल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा है उससे जो निष्कर्ष मिल रहा है वो तो सत्य ही होगा। और आप जिस थ्योरी को लेकर के चल रहे हो उससे जो निष्कर्ष निकाल रहे हो, अगर वो एक्सपेरिमेंट से मैच हो जाते तब तो आप जो कह रहे हो वो सही है, अगर नहीं हो रहे तब जो आप कह रहे हो वो गलत है। तो हम क्या करेंगे, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को लेकर के चलेंगे और उससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, और वो निष्कर्ष हम देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष मिल रहे हैं उसके मैच नहीं हो रहे हैं। तब हम क्या कह देंगे कि नहीं, जो हम लेके चल रहे थे, जो हम मान के चल रहे थे वो सत्य नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, और देखिए आपको पता है जो नाभिक होता है उसकी कोटि कितनी होती है, उसकी कोटि होती है फर्मी मीटर की कोटि की, यानी जो नाभिक है उसकी रेडियस जो होती है वो क्या होती है आपकी लगभग 5 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है ना। और यहाँ पर मान लो कहीं इलेक्ट्रॉन है जो भी वेलोसिटी से चल रहा है, इसी प्रकार की स्थिति है नाभिक। ये क्या है, नाभिक है। एटम की तो होती है 10⁻10 और नाभिक की होती है 10⁻15 मीटर के कोटि की, 5 × 10⁻15 मीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये मान के चलेंगे, मैं लिख रहा हूँ आप नोट करते रहिए साथ में, यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए, मैंने क्या कहा, हम ये लेंगे कि नाभिक इलेक्ट्रॉन में स्थित है। अब आप इस चीज को नोट कीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के अंदर स्थित है तो आप सोचिए, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आप निश्चितता के साथ तो बता ही नहीं सकते हो, तो उसमें अनिश्चितता होगी, तो कितनी अनिश्चितता होगी। अब आप सोचिए, देखो ये पूरा नाभिक है, इसके अंदर पूरा, तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में कहीं भी स्थित हो सकता है। तो अगर उसकी स्थिति में अनिर्धारण देखना चाहे, उसकी स्थिति में अनिश्चितता देखना चाहे, ठीक है ना, या नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक में कहाँ स्थित हो सकता है, तो वो 5 × 10⁻15 मीटर की रेंज में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। मैंने बताया था ना, वेव बना करके 2 से 4 मीटर वाला, 4 से 6 मीटर के बीच में कहीं भी, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक में इस रेडियस में कहीं भी स्थित हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता नाभिक की त्रिज्या की कोटि की होगी। ठीक है ना, समझ गए चीज को आप। अनिश्चितता क्या होगी, नाभिक की त्रिज्या की कोटि की होगी। ठीक है ना। द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन
इज ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इफ वी एज्यूम इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। समझ किसी को आप, यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता नाभिक की त्रिज्या की कोटि की होगी। अर्थात आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आर यानी रेडियस, वो हो जाएगी 5 × 10⁻⁻15 मीटर। ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से, ठीक है। और हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को नाभिक में। अब आप आगे क्या लिखोगे, आगे आप लिखोगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू डेल्टा पी क्यू इज इक्वल टू, अब आपको पता है वो ग्रेटर देन इक्वल था तो मिनिमम तो h क्रॉस बाई 2 है, तो हम क्या करते हैं जब भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन करते हैं तो हम कुछ लेके चलते हैं, हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेकर क्या लेंगे, h क्रॉस अपॉन 2 लेंगे। कभी कभी आप क्या करोगे, इसको h क्रॉस ही ले लोगे, तो वो हम हमारी सुविधा के अनुसार देख लेते हैं, लेकिन h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं होगा। ये मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है, आप याद रखिए। ये 3/4 h क्रॉस हो सकता है, ये 3/2 हो सकता है, h क्रॉस हो सकता है, h5h कुछ भी हो सकता है, लेकिन h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं होगा, h क्रॉस बाई 4 नहीं होगा। तो हमने क्या ले लिया, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डॉट डेल्टा पी क्यू इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। तो यहां से आपके देखो डेल्टा पी क्यू क्या निकल जाएगा, पी क्यू निकल जाएगा, h क्रॉस का मान क्या होता है आपको पता है, 1.054 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और 2 और डेल्टा क्यू क्या है, आर के बराबर है, आर क्या है 5 × 10⁻15। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके मान कितना आएगा, आप खुद देख लीजिए, ये 10 एक पावर कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपके 1.054 × 10⁻20, और पी की यूनिट क्या होती है, पी होता है mv, तो kg मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये किसका मान आ गया, संवेग में अनिश्चितता का मान आ गया। अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा कि ये संवेग में अनिश्चितता है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का संवेग पूछूं तो उस संवेग का जो मिनिमम मान होगा वो उसकी अनिश्चितता के कोटि का तो होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसकी अनिश्चितता है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन के निर्धारण में अनिश्चितता है, और ये जो मान आया आपका किससे आया है, इस डेल्टा क्यू से आया है। तो जब इतने मान की स्थिति में अनिश्चितता है तो मिनिमम क्या होगा, इतने मान का संवेग तो होगा ही होगा। मैं अभी एक लाइन लिखूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब मैं आगे लिख रहा हूं, अब आप देखिए मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग उसमें सॉरी इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग उसमें अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए। आप समझ गए इस चीज को, उसमें यानी संवेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग, कंफ्यूजन लगे तो आप यहां लिख लीजिए उसके संवेग में। अब ये करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग उसके संवेग में अनिश्चितता के तो बराबर होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उसके बराबर तो होना ही होना चाहिए। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो P मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा पी क्यू, और उसका मान क्या आ जाएगा 1.054 10⁻20 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग आ गया, ठीक है ना। किस कारण से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थिति में अनिश्चितता को हमने क्या लिया था कि मिनिमम, हमने क्या कहा था, इतनी तो अनिश्चितता होगी, तो मिनिमम अनिश्चितता थी स्थिति के निर्धारण में, तो
स्थिति के जो निर्धारण में अनिश्चितता थी, तो उसके रिवर्स क्या हो जाएगा, उसके संवेग के निर्धारण में निश्चितता होगी। तो ये क्या है, उस इलेक्ट्रॉन के संवेग के निर्धारण, P क्या है, उसके संवेग का मान है, तो संवेग के निर्धारण में निश्चितता क्या है, इतनी होगी। क्योंकि ये मान आया कहाँ से है, ये डेल्टा पी क्यू से आया, और डेल्टा पी क्यू कहाँ से आया, डेल्टा क्यू से आया है। और डेल्टा क्यू को हमने थ्योरी में क्या लिखा है, स्थिति के निर्धारण में इतनी अनिश्चितता तो होगी, यानी मिनिमम है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पी मिनिमम मिलेगा। डेल्टा पी क्यू मिनिमम नहीं है, ठीक है ना, ये पी मिनिमम है, याद रखिए आप, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे किस तरह से करेंगे, इसको आप ध्यान रखिए। अब देखो, मैं जो एक चीज लिखना चाह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। मैं अगर लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, E = √(p² c² + m0² c4, ये आप जानते हो, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम ऊर्जा होगी, अगर मैं मान लो E मिनिमम लिखना चाहूँ, E मिनिमम, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका P मिनिमम स्क्वायर c² + m0² c4, क्योंकि ये तो क्या है, फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी है, तो वो हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको m0 c² का मान तो पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, m0², या आप इसको कह सकते हो m0² c क्या होता है, 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप जानते हो। और जब आप इस राशि का मान निकालोगे, किसका, P मिनिमम c, तो P मिनिमम c क्या होगा, 1.054 10⁻⁻20, और ये हो जाएगा 3 × 10⁸ तो ये जो मान आएगा आपका पूरा, ठीक है ना, इस पूरे अंडर रूट वगैरह आप करोगे, तो ये जो मान आएगा, अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इस पूरा राशि का मान P² c² का मान जो आएगा, वो आएगा आपके 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, P मिनिमम C का मान आ रहा है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और m0 c² का मान आ रहा है 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी तुलना में तो ये क्या है, बहुत कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस में इसको नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। तो आपके E मिनिमम क्या होगा, √P मिनिमम स्क्वायर c², और ये है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो वो क्या रह जाएगा, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, E मिनिमम = 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, मैं यहाँ करके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, इसकी तुलना में ये बहुत कम है, इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे तो E मिनिमम क्या बचेगी, P मिनिमम स्क्वायर c², तो स्क्वायर तो हट जाएगा अंडर रूट हटते ही, तो बाहर क्या आएगा, P मिनिमम c, और P मिनिमम c का मान है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा आ गई। कब, जब हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक में स्थित मान के चल रहे हैं। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की तब आई है जब हम नाभिक में इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं। अब क्या है, कुछ अल्फा डीके, या आप ऐसा कह सकते हो बीटा डीके एक्सपेरिमेंट हुए थे। अल्फा डीके क्या, बीटा डीके एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसमें हमने, एक वेट कीजिए, जो बीटा डीके एक्सपेरिमेंट हुए थे, उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा शो किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कई केस में वो 4 से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप मेरी बात समझिए, जो बीटा क्षय प्रयोग है, बीटा पार्टिकल होता है क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो है, -1 E0 होता है बीटा, ठीक है ना। तो जो बीटा इमिशन है, बीटा इमिशन का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन एक तरह से। तो जो बीटा क्षय प्रयोग है, उस प्रयोग में ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक में मान के चल रहे हो तो ये कितनी मिल रही है, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है। तो ये तो हमने थ्योरी से निकाला है, क्या मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट आपको दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम है, वो तो मिनिमम नहीं, जो अधिकतम ऊर्जा के साथ निकल रहा है वो कितनी है, 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है, असंगति है। तो असंगति यही है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित नहीं हो सकता है। तो जब आप यहां तक लिख लो तो इसके आगे चीज आपको और लिखनी है, वो क्या लिखनी है वो भी आपको बताता हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकल गया, हमने क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रॉन की मिनिमम ऊर्जा थी वो क्या आई थी, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि की आई थी। कब आई थी, जब आप इलेक्ट्रॉन को नाभिक में मान के चल रहे हो। तो हमने क्या लिखा, अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए उसकी न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होनी चाहिए, मिनिमम है। इससे ज्यादा तो कुछ भी हो सकती है लेकिन इतनी तो होनी चाहिए। परंतु बीटा क्षय प्रयोग दर्शाते हैं कि जब किसी अस्थायी नाभिक से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं
तो उनकी जो ऊर्जा होती है 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बुक में ये 4 से 5 भी दे रखी है, कहीं पर 4 से लेकर के 8 की रेंज भी दे रखी है, लेकिन 20 से तो कम ही है, इतनी ही इससे अधिक नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये चीज़ आपको मिली है एक्सपेरिमेंट से, तो वो तो गलत हो नहीं सकती, और ये चीज़ आपने निकाली है थ्योरी से। और क्या एजम्पशन माना है? इलेक्ट्रॉन को नाभिक में स्थित माना है, तो वो एजम्पशन आपने गलत माना है, इसलिए आपको क्या मिल रही है? एक प्रकार की असंगति मिल रही है। इसीलिए हमने लास्ट निष्कर्ष यहाँ निकाला है, अतः स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 3-4 अनुप्रयोग है, उनको सबको हम अलग अलग तरीके से करते रहेंगे।